अस्सलामुअलैकुम। सीएनएस फार्माकोलॉजी में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज एनेस्थीसिया। अब हमने जनरल एनेस्थीसिया स्टार्ट किया हुआ है। आईवी हम इन्हेलेशन हम कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की बात करेंगे। सो जो आईवी एनेस्थेटिक्स होती है इनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये रैपिड इंडक्शन कॉज करवा रहे होते हैं। मतलब जैसे ही इन्हें देते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो ये फ़ौरन से अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हुए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह करवा देते हैं। अच्छा, अब ये जो है, अगर हम कोई शॉर्ट प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें हम इन्हें एज अ सिंगल एजेंट दे सकते हैं। और अगर कोई लार्ज सर्जरी का प्रोसीजर चल रहा है फॉर आवर्स, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसकी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देते रहते हैं ताकि हम एनेस्थेसिया की जो स्टेट है ना उसे मेंटेन रख सकें। नाउ सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है उसकी बात करते हैं, दैट इज़ प्रोपोफोल। प्रोपोफोल की बात की जाए तो ये आईवी सेडेटिव है, हिप्नोटिक ड्रग है जो कि एज ए इंडक्शन भी यूज़ हो सकती है और एज ए मेंटेनेंस भी यूज़ हो सकती है ऑफ द एनेस्थीसिया। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये है कि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 2 to 8 मिनट्स और ये मेटाबोलाइज्ड हो जाता है बहुत जल्दी से इन द लिवर। ना क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए, एक तो है ये एनेस्थीसिया खुद, इसके अलावा ये आईसीयू पेशेंट में एज अ सेडेटिव एजेंट भी देते हैं। अच्छा, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि ये एंटी एमेटिक की तरह काम करता है। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो है एनेस्थीसिया की, उसमें प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन से रिलेटेड बताया कि एनेस्थीसिया देने से पहले और बाद में हमें क्या मेडिकेशन देनी होती हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए हम 5-HT3 रिसेप्टर्स की एंटागोनिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रोपोफोल को एज अ एनेस्थेटिक्स यूज़ करे तो उसमें हमें कोई पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक इसका एक्शन है कि पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया और वॉमिटिंग नहीं करता। देन ये है कि ये सीएनएस का डिप्रेसर है, तभी हम एनेस्थीसिया में दे रहे होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, बहुत कम, बट ये कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द एक्साइटेटरी फिनोमेना। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में उसकी 4 स्टेजेस बताई थी, उसमें है ये मसल ट्विचिंग और हिकअप्स वगैरह करवा सकता है। इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, वेजोडाइलेशन कर रहा होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है ना उसे कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट इसका ये है कि इसके पास कोई एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बारबिचुरेट्स की। तो बारबिचुरेट्स में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, दैट आर द थायोपेंटल एंड मिथोएक्सिटिल। इन दोनों के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स होता है, मतलब इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो बहुत रैपिड होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना इनका ऑनसेट आ जाता है, जबकि इनका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। तो दीज आर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। आईवी दिया जाता है इन दोनों को ही, थायोपेंटल और मिथोएक्सिटिल, और ये बहुत रैपिडली सीएनएस में एंटर होते हैं और सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं लेस देन 1 मिनट में। इसके अलावा ये बीपी भी डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया में भी हो सकता है, और एज ए एंटी कन्वर्जेंट भी यूज़ करते हैं इन एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जेंस। एडवर्स इफेक्ट क्या है बारबिचुरेट्स के? एपनिया, कफ, ब्रोंकोस्पैज्म एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स की। तो उसमें हमारे पास डायज़ेपैम, लोराज़ेपैम एंड मिडाज़ोलैम जो कि एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स में यूज़ होती हैं। अब इसमें जो है ये वैसे तो बारबिटूरेट बेंजोडाइज़ेपिन मैंने एंजाइटी हिप्नोटिक के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जिसमें मैंने ये भी बताया था कि मिडाज़ोलैम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी जैसे शॉर्ट प्रोसीजर्स होते हैं ना उससे भी पहले दे दिया जाता है ताकि उनमें भी ये रिलैक्स कर दे पेशेंट को। तो ये हमारे पास एनेस्थीसिया में भी यूज़ कर रहे होते हैं उनकी एंजाइटी को डिक्रीज़ करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है ना वो स्लो होता है, सीएनएस डिप्रेशन भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मगर ये एज ए एनेस्थीसिया जो है ना आइडियल ड्रग नहीं है, क्योंकि ये सीएनएस डिप्रेशन इतना डिप्रेस नहीं करते कि कोई लॉन्ग प्रोसीजर या कोई सर्जरी वगैरह हो सके। बहुत माइल्ड सी जो है ना डिप्रेशन कॉज कर रहे होते हैं, तो ये आइडियल एनेस्थेटिक स्टेट डेवलप नहीं करते। देन वी हैव बेंजोडाइज़ेपिन, प्रोलॉन्ग करता है पोस्ट एनेस्थेटिक रिकवरी। हमने 3 फेजेस पढ़े, एक होता है इंडक्शन करना, फिर होता है मेंटेनेंस करना और फिर होता है रिकवरी। इंडक्शन किसी भी ड्रग को देते हुए कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह हो जाए, उस वक्त ही हमें ये सोचना होता है कि रिकवरी भी तेज़ी से हो, कि पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाए और बाद में पता चले पेशेंट को हमने इतना एनेस्थीसिया दे दिया है कि वो उठ ही नहीं रहा। तो ये भी चीज़ सोच समझ के हमें इंडक्शन देनी होती है। तो बेंजोडाइज़ेपिन का एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि हम उसको ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसकी डोज बढ़ाते तो रहें, देते तो रहें, मगर बाद में क्या होगा कि पेशेंट को रिकवरी करने में बहुत मुश्किल होगी। फिर उसका एक इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो ये है कि एंटेरोग्रेड एमनेसिया कॉज करवा रहा होता है, कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट की कोई भी मेमोरी उसे याद नहीं रहती। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसको हम देते ज़रूर हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इसे भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करवा सकता है, जिसको एंटागोनाइज करते हैं विथ फ्लूमाजिनिल। इसका जो है ये एंटागोनिस्ट होता है, तो ज़रूर याद रखिएगा।
देन नेक्स्ट आ गए ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स में हम फेंटानिल, एलफेंटानिल या रेमिफेंटानिल्स दे रहे होते हैं। ये मार्क्ड एनाल्जेसिक्स होते हैं। इनका जो मेन एक्शन होता है ना, और जो पर्पस है देने का, वो यही है कि ये एनाल्जीजिया कॉज करवाएंगे, जो कि हमें पेन सप्रेशन करनी होती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड नॉजिया एंड वॉमिटिंग, एंड दीज ऑल एडवर्स इफेक्ट या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन स्पेशली एंटागोनाइज कर सकते हैं विद नैलेक्सोन। ये इसका एंटीडोट भी कह सकते हैं और एंटागोनिस्ट भी है। देन इटोमिडेट की बात करें तो इटोमिडेट जो होता है ये हमारे पास हिप्नोटिक एजेंट है, जो कि एज ए एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, मगर इसकी जो है ना कोई एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं है। एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोपोफॉल की भी नहीं थी, तो ये दोनों एज ए गुड एनेस्थीसिया तो यूज़ हो सकते हैं, मगर एनाल्जीजिया को ट्रीट, एनाल्जीजिया इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट ये है कि ये इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी पेशेंट जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिस्फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो उसमें ये चॉइस ऑफ ड्रग होता है। लास्ट ये कि इसका कोई या बिल्कुल नहीं होता या बहुत मिनिमल इफेक्ट होता है ऑन द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसीलिए जिन पेशेंट्स को कोई कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी हो, तो उनमें हम कोई और अदर एनेस्थेटिक्स तो यूज़ नहीं करते, मगर इटोमिडेट यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है कि ये हमारे पास प्लाज्मा कॉर्टिजोल और एल्डोस्टेरॉन के लेवल को सब डिक्रीज कर देता है। कैसे करता है इन दोनों के लेवल्स को डिक्रीज? क्योंकि ये इनहिबिट कर देता है स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस। स्टेरॉइड सिंथेसिस होंगे नहीं तो कॉर्टिजोल्स और एल्डोस्टेरॉन के लेवल डिक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा ये नोजिया और वॉमिटिंग करवाता है, इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, इनवॉलंटरी स्केलेटल मसल मूवमेंट होती हैं, और कौन सी टाइप की होती है? मायोक्लोनस होता है। देन बात करते हैं कीटामाइन की। तो कीटामाइन एक शॉर्ट एक्टिंग एनएमडीए रिसेप्टर एनास्थेटिक्स है। अभी तक जितने भी हमने आईवी एनेस्थेटिक्स पढ़े, इनमें से मोस्टली का जो फंक्शन होता है या ऑलमोस्ट सबका ही फंक्शन क्या है कि ये गाबा मैमेटिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कि क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है, हाइपरपोलराइजेशन होता है और सीनस डिप्रेशन हो जाती है। लेकिन जो कीटामीन होता है ना, ये हमारे पास क्या करता है, ये एनएमडीए रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है और ग्लूटामेट की रिलीज को इनहिबिट कर देता है। मतलब ये गाबा को बढ़ाने की जगह एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को बंद कर देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली गाबा का फंक्शन ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। कोई एक्साइटेटरी स्टिमुलस आता ही नहीं है या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं होता है, तो सीएनएस डिप्रेशन हो जाती है। सो कीटामीन क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास एनएमडीए रिसेप्टर्स पे एक्ट करके ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करता है। फिर कीटामीन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँ आपको, ये डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट में अनकॉन्शियसनेस तो डेवलप हो जाती है, मगर समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट जो ड्यूरिंग द प्रोसीजर होता है ना, वो अवेक होता है। मतलब अपीयरेंस तो ऐसी होती है कि वो, क्योंकि ये प्रोफाउंड एनाल्जेसिया होता है ना, उसको पेन भी नहीं हो रहा होता, ना ही उसे कोई और लाइक देखने में वो अनकॉन्शियस है, मगर उसका माइंड अवेक होता है। सो दिस इज इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि डिसोसिएटिव स्टेट बना देता है कि वैसे पेशेंट अनकॉन्शियस है, बट उसका माइंड जो होगा ना वो अवेक होगा। एनाल्जेसिया है तो उसे पेन वगैरह तो कोई फील नहीं हो रहा होगा, मगर वो टोटली अनकॉन्शियस स्टेट भी इसको नहीं बोलते और टोटली अवेक स्टेट भी नहीं बोलते इसे। सो कीटामीन जो होता है ना, ये हमारे पास ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करवा देता है, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ा देता है और ब्रोंकोडाइलेटर होता है। इसकी सारी इंपॉर्टेंट ये कार्डिक आउटपुट बढ़ाने वाली जो प्रॉपर्टी है, उन सबसे रिलेटेड क्या है कि इसे हम हाइपोथैलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक में या एस्थमेटिक्स पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये हमारे पास इंडक्शन या रिकवरी फेज में क्या कर सकता है, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, अनप्लेजेंट ड्रीम्स, नाइटमेयर्स कॉज करवा सकता है, दैट इज नोन एज इमर्जेंस फिनोमेना। देन हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया कॉज करवा सकता है, इसीलिए इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है इन हाइपरटेंसिव एंड स्ट्रोक पेशेंट्स, और इंक्रीज करता है इंट्राक्रेनियल एंड इंट्राओक्यूलर प्रेशर्स। लास्ट आईवी एनास्थेटिक दैट इज डेक्समेडिटोमाइडिन। ये हमारे पास सेडेटिव होता है, जो कि यूज़ हो रहा है इंटेंसिव केयर सेटिंग्स में, और अल्फा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट हैं ये, और सेडेटिव, एनाल्जेसिक, सिम्पैथोलाइटिक एंड एंजियोलाइटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कोई रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज नहीं करते। सो यहाँ तक हमने आईवी एनास्थेटिक्स कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से लोकल एनास्थेटिक करके चैप्टर कंप्लीट करता है।